नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी ये सीरीज सामान्य ज्ञान जो कि खान सर के द्वारा पॉकेट जीके के रूप में लिखी गई है और ये आरबीडी पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित है तथा ये थर्ड रिवाइज एडिशन है। खान सर के द्वारा लिखी गई पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान, इसी का सीरीज अभी चल रहा है। अभी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है। आज बायोलॉजी के क्लास में पोषण को हम लोग अभी देख रहे हैं। पिछले क्लास 6 में हम लोग पोषण को स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि पोषण क्या है तथा पोषण कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से भोजन के कितने अवयव होते हैं, जिसमें अवयव के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में पिछले क्लास में हो गया था। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो प्रोटीन के बारे में करेंगे। तो प्रोटीन के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने एक नोट्स के रूप में बनाया है और ये नोट्स से ही मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो कि पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान जो कि खान सर के द्वारा लिखी गई है, इसी से ये नोट्स तैयार किया गया है। तो आप लोग अपने स्टडी को जारी रखिए। चलिए अब बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भोजन के मुख्य अवयव। भोजन के जो मैंने बताए थे कि 6 अवयव होते हैं, उन 6 अवयव में कौन कौन होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये मैं पिछले क्लास में बता दिया हूँ। आप लोग इसका वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ये क्लास कंटिन्यू आप लोगों को समझ में आ सके। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन का अर्थ जो होता है वो होता है प्रथम स्थान रखने वाला। प्रोटीन का अर्थ क्या होता है? प्रथम स्थान रखने वाला। अब प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन की खोज की थी। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसका नामकरण किसने रखा था? बर्जीलियस ने इसका नाम प्रोटीन रखा था। और ये प्रोटीन किसका बहुलक होता है? तो एमिनो एसिड का बहुलक होता है। तो प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी, प्रोटीन का नामकरण वर्जिलियस ने रखा था और प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। सेम इसी तरह से वसा जो है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, वहीं वसा में ये 2:1 के रूप में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन जो है, प्रोटीन हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जुड़ता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट से मिलके हमारा प्रोटीन बनता है। और हमारे 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से अगर हम लोग बात करें कि कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये होती है कितनी? 4.2 किलो कैलोरी। और वहीं अगर कार्बोहाइड्रेट से, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट से बात करें तो ये होती है 4 किलो कैलोरी। ठीक है, तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और वसा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ये ऊर्जा प्राप्त होती है हमें 9.3 किलो कैलोरी। कितनी प्राप्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी। तो सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा का सोर्स है तो वो है वसा। ठीक है, लेकिन इंस्टेंट अगर ऊर्जा हमें चाहिए तो वो हमें प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट से और ज़्यादा वसा से प्राप्त होता है। ये मैंने पिछले क्लास में समझा दिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रोटीन के बारे में देख रहे हैं। तो 1 ग्राम प्रोटीन में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रत्येक दिन पर डे कम से कम मनुष्य को अपने वजन के अनुसार कितना ग्राम? 45 से 75 ग्राम सेवन करना चाहिए। अर्थात अपने डाइट में जो प्रोटीन लेना चाहिए वो पर डे कितना लेना चाहिए? 45 से 75 ग्राम। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये हमें कितना लेना चाहिए? तो पर डे कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें लेना चाहिए 400 ग्राम पर डे। और अगर वसा की बात करें तो वसा जो है हमें कम से कम पर डे जो है ये 70 से
75 ग्राम लेना चाहिए। वही प्रोटीन 45 से 75 ग्राम का सेवन हमें पर डे करना चाहिए। अब देखिए कुछ प्रोटीन है, प्रोटीन जो है कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसमें कि पाई जाती है, जैसे स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना में सबसे ज़्यादा 64% प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन में 46% प्रोटीन पाई जाती है। दाल में 26% प्रोटीन पाई जाती है। मांस या मछली में 22% प्रोटीन पाई जाती है। दूध, पनीर, अंडा इन सभी में 12% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक प्रोटीन का अणु बनाने में कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। तो 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। आप लोग जानते हैं कि एमिनो एसिड का ही बहुलक या पॉलीमर क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो मुल्डर ने की थी। और इसका नामकरण किसने दिया था, तो बर्जीलियस ने इसका नामकरण दिया था। और ये किसका बहुलक है, तो एमिनो एसिड का बहुलक है। कुछ ऐसे चीज़ है जिसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे स्पाइरुलिना में कितने 64%, सोयाबीन में 46%, दाल में 26%, मांस या मछली में 22%, दूध, पनीर या अंडा में 12%। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सब इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है। तो ज़्यादातर ऑप्शन जो होता है सोयाबीन होता है। स्पाइरुलिना कहीं कहीं हाईटेक एग्जाम में ही मिलता है, नहीं तो नॉर्मली ये सारा ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें सोयाबीन रहता है, या दलहन उसमें ऑप्शन रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और एक प्रोटीन का अणु बनाने में कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, तो 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। अब देखिए प्रोटीन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आवश्यक प्रोटीन और एक होता है अनावश्यक प्रोटीन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है आवश्यक, आवश्यक मतलब क्या है कि इसे हम लोग अपने भोजन में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए। और अनावश्यक क्या है कि हो सकता है कि इसे भोजन में शामिल न करना पड़े, या हो सकता है इसकी ज़रूरत न हो। तो चलिए इसे देखते हैं कि आवश्यक प्रोटीन क्या होता है, कि भोजन में इसे लेना होता है। और आवश्यक प्रोटीन की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 10 होती है। और अनावश्यक प्रोटीन जो होता है वो हमारे लीवर में स्वयं इसका निर्माण हो जाता है, अर्थात इसे बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसे अनावश्यक प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो प्रोटीन की खोज की थी मुल्डर ने। यह किसका बहुलक है, तो अमीनो अम्ल का बहुलक है। और इसका नामकरण किसने किया था, तो बर्जीलियस ने इसका नामकरण किया था। यह किससे मिलकर बनता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रत्येक दिन अपने डाइट में कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, तो 45 से 75 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। आगे है कि कुछ ऐसे पदार्थ जिसमें प्रोटीन पाई जाती है, जैसे स्पाइरुलिना में 64%, सोयाबीन में 46%, दाल में 26%, मांस या मछली में 22%, दूध, पनीर या अंडा में 12%। सबसे ज़्यादा किसमें, स्पाइरुलिना में। अगर स्पाइरुलिना ऑप्शन नहीं रहा तो सोयाबीन में। ठीक है, एक प्रोटीन के अणु बनाने में कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, तो 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता एक प्रोटीन का अणु बनाने में हमें होती है। और ये प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक आवश्यक अर्थात नेसेसरी और एक अनावश्यक अननेसेसरी। आवश्यक प्रोटीन किसे कहते हैं, जिसे हमें अपने डाइट में लेना ही चाहिए, वो हो गए आवश्यक प्रोटीन। और अनावश्यक प्रोटीन किसे कहते हैं, जो हमारे लीवर में, जिसका निर्माण जो है हमारे लीवर में स्वयं होता है, वो अनावश्यक प्रोटीन कहलाते हैं। और आवश्यक प्रोटीन की संख्या कितनी है, तो टोटल 10 संख्या है आवश्यक प्रोटीन की। चलिए अब देखते हैं प्रोटीन के प्रकार। एक तो हम लोग 2 प्रकार देख लिए, आवश्यक और अनावश्यक। अब जो है वो 3 प्रकार के प्रोटीन देखते हैं। तो पहला है सरल प्रोटीन, दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन और तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन क्या होता है कि सरल प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल के बने होते हैं।
ठीक है। सरल प्रोटीन जो होता है वो एमिनो अम्ल के बने होते हैं तथा बहुत सारे चीज़ों में सरल प्रोटीन जो होता है वो पाए जाते हैं। जैसे आपका अंडा या मानव के रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी भी प्रकार के एग्जाम में। तो इसे आप लोग मेरे साथ दोहराते जाएं और इसे याद करते जाएं कि अंडा मानव रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन। रक्त में ग्लोब्यूलिन, गेहूं में गुलेटिन, मक्का या जौ में प्रोलेमिन, गुणसूत्र में हिस्टोन। ये सारे प्रोटीन के नाम हैं और ये जहाँ पाए जाते हैं वो है। ठीक है। तो अंडा या मानव में अंडा या मानव के रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोब्यूलिन। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गुलेटिन। मक्का या जौ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलेमिन। गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और ये सारे के सारे क्या है? सरल प्रोटीन के उदाहरण है। तो कभी कभी क्वेश्चन दे देता है ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा सरल प्रोटीन का उदाहरण है? तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, गुलेटिन, प्रोलेमिन, हिस्टोन, ये सभी सरल प्रोटीन के उदाहरण हैं। फिर ऑप्शन बी में दे देगा कि ये सभी एमिनो एसिड से बने होते हैं। उसके बाद ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा सही है? तो केवल ए, केवल बी, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से दोनों हो जाएगा कि सरल प्रोटीन एमिनो अम्ल के बने होते हैं और ये सारे के सारे प्रोटीन सरल प्रोटीन के उदाहरण हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन किसे कहते हैं? सरल प्रोटीन में क्रियात्मक समूह का जुड़ना। अर्थात सरल प्रोटीन में अगर कोई दूसरा क्रियात्मक समूह जुड़ जाए तो उसे हम लोग संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। इसका उदाहरण कौन कौन है? तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिप्रोटीन। ये लिप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन और लिप्रोप्रोटीन हमारे कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो फास्फोप्रोटीन। ये इसमें उपस्थित कैसिन प्रोटीन जो रहता है वही हुआ फास्फोप्रोटीन। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो क्रोमोप्रोटीन। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन है? क्रोमोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिप्रोप्रोटीन जो कि कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, फास्फोप्रोटीन दूध में, और क्रोमोप्रोटीन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ये सारे के सारे संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण हैं। ठीक है। संयुग्मी प्रोटीन के ये उदाहरण हो गए। तीसरा है हमारा व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या हुआ? सरल प्रोटीन या संयुग्मी प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त प्रोटीन। अर्थात जो भी सरल प्रोटीन है या संयुग्मी प्रोटीन है उसमें जो भी जल की मात्रा होती है उस जल के मात्रा के खत्म हो जाने से जो प्रोटीन प्राप्त होता है, उसका अपघटन हो जाने से जो प्रोटीन प्राप्त होता है वही हुआ हमारा व्युत्पन्न प्रोटीन। तो ये तीसरा टाइप क्या है? व्युत्पन्न प्रोटीन। अर्थात सरल या संयुग्मी प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त जो प्रोटीन होता है वो हो गया व्युत्पन्न प्रोटीन। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इंसुलिन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, ये सारे के सारे क्या है? व्युत्पन्न प्रोटीन है। अब देखिए हम लोग 3 प्रकार के प्रोटीन को देख लिए। पहला देख लिए सरल प्रोटीन, दूसरा संयुग्मी प्रोटीन और तीसरा हम लोगों ने देखा व्युत्पन्न प्रोटीन, और साथ ही साथ इसका उदाहरण भी देख लिया। और किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो उसको देख लिया। तो एक बार और देख लेते हैं कि किसमें कौन सा प्रोटीन होता है। मानव या रक्त में या अंडा में एल्ब्यूमिन, रक्त में ग्लोब्यूलिन, गेहूं में गुलेटिन, मक्का या जौ में प्रोलेमिन, गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। ये सारे के सारे सरल प्रोटीन हुए। अगर हम लोग संयुग्मी प्रोटीन की बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिप्रोप्रोटीन कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, फास्फोप्रोटीन दूध में उपस्थित प्रोटीन जो केसिन होता है उसमें पाया जाता है, क्रोमोप्रोटीन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है। अगला था व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन कौन कौन सा हुआ? इंसुलिन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, ये सारे के सारे व्युत्पन्न प्रोटीन हुए। अब देखिए प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कुछ रोग हो जाता है।
ठीक है। जिस ऐसे तो हर चीज़ की कमी से हमारे शरीर में रोग होता है, लेकिन प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसे हम लोग यहाँ देखते हैं। तो पहला जो प्रोटीन की कमी से रोग है वो है मरासमस। कौन सा है? मरासमस। ये मरासमस रोग जो होता है ये छोटे बच्चे जो 1 से 3 वर्ष के उम्र के बच्चे होते हैं उनमें होता है। एक्चुअली ज़्यादातर जो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो छोटे बच्चों में ही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था कि प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है। तो अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर का जो है निर्माण या विकास रुक सा जाएगा, अर्थात नहीं होगा या बहुत धीरे धीरे होगा। तो उसी में एक रोग होता है मरासमस रोग, जो कि छोटे बच्चे जिनकी उम्र महज 1 से 3 वर्ष की होती है उनमें ये मरासमस रोग होता है। इसका लक्षण क्या है कि बच्चों की मांसपेशियां जो होती है वो ढीली हो जाती है तथा उनकी वजन या लंबाई में वृद्धि रुक जाती है या वृद्धि नहीं होती है। दूसरा है क्योशियोरकर रोग। क्योशियोरकर रोग ये 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है। क्योशियोरकर रोग 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है। इसका लक्षण क्या है कि इसमें हाथ और पांव पतले हो जाते हैं तथा पेट बाहर की ओर निकल जाता है। ज़्यादातर आप लोग अफ्रीकन कंट्री में देखते होंगे जो बच्चों को, वो बहुत पतले दुबले से होते हैं और उनका पेट जो है वो बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। तो वही हो गया क्योशियोरकर रोग, और जो कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में प्रोटीन की कमी होने से होते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग। पहला देखा मरासमस, जो कि 1 से 3 वर्ष के बच्चों में होते हैं। उनकी क्या हो जाती है? मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है तथा वजन या लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। दूसरा रोग देखा क्योशियोरकर रोग, जो कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होती है। हाथ पांव पतले या पेट बाहर निकलने जैसी बीमारी इनकी होती है। अब देखिए, प्रोटीन जो है हमारे शरीर में बहुत से कार्यों का संचालन करता है। एक्चुअली में प्रोटीन हीमोग्लोबिन के रूप में जो गैसीय परिवहन का कार्य होता है वो प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन कौन सा कार्य करता है? हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय परिवहन करना। हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय परिवहन का कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। आगे है कि किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने सरल प्रोटीन के बारे में पढ़ा, तो हम लोगों ने उसमें सरल या व्युत्पन्न या संयुग्मी जो भी प्रोटीन के बारे में पढ़ा, तो हम लोगों ने देखा कि किसमें किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। अब यहाँ कुछ और उदाहरण हैं, जैसे दाल में प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। दाल में प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। अनाज में ग्लूटेलिन्स। अनाज में कौन सा पाया जाता है? ग्लूटेलिन्स। मटर में फैसियोलिन। मटर में कौन सा प्रोटीन? फैसियोलिन। और दूध में कैसिन प्रोटीन। ये ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। अभी दोस्तों देखिए, एग्ज़ाम का जो पैटर्न चल रहा है वो बहुत हद तक चेंज हुआ है। जो पहले से कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता था वो सब क्वेश्चन अब बहुत ही कम मात्रा में पूछा जा रहा है तथा क्वेश्चन को नए तरीके से नए सिरे से भी पूछने की प्रक्रिया जारी है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी आप लोग एक बार देख लीजिए कि दाल में जो प्रोटीन पाया जाता है वो प्रोलेमिन्स, अनाज में ग्लूटेलिन्स, मटर में फैसियोलिन और दूध में कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला है कि ग्लोब्यूलिन। ये ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन है ये क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किस प्रोटीन का कार्य शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। तो प्रतिरोधक क्षमता कौन सा प्रोटीन बढ़ाता है? तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एक क्वेश्चन जो कि कॉमन ज़्यादातर पूछा जाता है कि किस प्रोटीन से हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनता है। रक्त का थक्का जो है हमारे शरीर में किस प्रोटीन से बनता है? तो प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन प्रोटीन के द्वारा बनता है। तो प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाता है ये है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, और रक्त का थक्का जमाने में जो मदद करता है वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन या फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। ठीक है।
अगला है कि अधिकांश एंजाइम किसके बने होते हैं, तो अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। अधिकांश एंजाइम किसके बने होते हैं, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, एक सरल प्रोटीन, दूसरा संयुग्मी प्रोटीन, तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन। ये सरल प्रोटीन एमिनो एसिड के बने होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, गुलेटिन, ये सारे के सारे सरल प्रोटीन के उदाहरण हैं। दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन। सरल प्रोटीन में ही किसी क्रियात्मक समूह को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ये सारे के सारे संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण हैं। तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन, जो कि सरल संयुग्मी प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं, जैसे इंसुलिन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, ये सारे के सारे व्युत्पन्न प्रोटीन हैं। अगला हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन की कमी से रोग, तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो उनमें पहला रोग है मरासमस रोग। ये मरासमस रोग जो है छोटे उम्र के बच्चे जिनकी उम्र 1 से 3 वर्ष की होती है, उनकी मांसपेशियां ढीली हो जाती है, वजन या लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, तो इस प्रकार की जो बीमारी होती है वो हो गई मरासमस बीमारी। दूसरा है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। यह 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। इसमें हाथ और पांव पतले हो जाते हैं तथा पेट बाहर की ओर निकल जाता है। फिर हमने देखा कि प्रोटीन का कार्य क्या है, तो प्रोटीन का कार्य है हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय परिवहन करना। हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय परिवहन का कार्य कौन करता है, प्रोटीन करता है। फिर दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोलेमिन्स, अनाज में ग्लूटेलिन्स, मटर में फैसियोलिन, दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है कौन सा प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन। कौन सा प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने का कार्य कौन सा प्रोटीन करता है, तो प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन प्रोटीन हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। अधिकांश एंजाइम बने होते हैं किसके, तो प्रोटीन के अधिकांश एंजाइम बने होते हैं। अब आगे और है कि जंतुओं का विष, जंतु में जो विष जो पाया जाता है, जैसे वो सांप में विष हो गया या किसी भी अन्य जानवर में जो विष जो होता है वो विष किसका बना होता है, तो वो भी प्रोटीन का ही बना होता है। पौधों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो ये है रूबिस्को प्रोटीन। पौधों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन रूबिस्को प्रोटीन है। जंतुओं में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन कोलेजन, जंतु में कौन सा है, कोलेजन, और पौधों में कौन सा है, रूबिस्को। पौधों में कौन सा प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, तो रूबिस्को प्रोटीन पाया जाता है, और जंतु में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। जैविक मान के अनुसार प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है अंडा। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स अंडा है। क्यों, क्योंकि उसका बायोलॉजिकल वैल्यू 100 होता है। अंडे का बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होता है, 100 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, अंडा। क्यों, क्योंकि इसका बायोलॉजिकल वैल्यू जो होता है 100 है। और प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स हो गया अंडा, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो पाया जाता है नॉर्मली सोयाबीन में, ऐसे स्पाइरुलिना में, किसमें, स्पाइरुलिना में पाया जाता है। कितना रहता है, 64% प्रोटीन पाया जाता है। वहीं सोयाबीन में 46% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं प्रोटीन के स्रोत, कि प्रोटीन के कौन कौन से स्रोत हैं, अर्थात किसमें किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अंडा में एल्ब्यूमिन, अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन। मक्का में जीन प्रोटीन, गेहूं में ग्लूटीन, दूध में कैसीन, गाय के दूध में कैरोटीन। यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर दूध सिर्फ रहेगा तो कैसीन, और गाय का दूध अगर स्पेशली रहेगा तो कैरोटीन।
बाल, नाखून या सींग या खुर में कौन सा प्रोटीन होता है? तो कीरेटिन होता है। ठीक है, कीरेटिन। दांत या हड्डी में ओसिन प्रोटीन, मांसपेशियों में एक्टिन व मायोसिन, गुणसूत्र में हिस्टोन, नाखून के जीवित भाग में एलाइडिन। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो नाखून है, जो नाखून हम लोग काट के हटा देते हैं, जो यूजलेस होता है, उसमें पाया जाता है कीरेटिन। लेकिन जो हमारे जो नाखून जो काट के हटाते हैं उसके नीचे जो रहता है वो भी तो नाखून ही है ना, जो हमारे उंगली से लगा हुआ रहता है, तो उसमें जो पाया जाता है वो इलाइडिन है। ठीक है, तो इलाइडिन जीवित नाखून में और मृत नाखून में केरेटिन पाया जाता है। ठीक है, गाय के दूध में केरेटिन, अंडा में एल्ब्यूमिन, गेहूं में ग्लूटिन, दूध में कैसिन, बाल, नाखून या सींग या खुर में कीरेटिन, दांत या हड्डी में ओसिन, मांसपेशी में एक्टिन व मायोसिन, गुणसूत्र में हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में पूरा देख लिया कि प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में कितना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इसका रोल है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि प्रोटीन की खोज किसने की थी। तो प्रोटीन की खोज की थी मुल्डर ने। इसका नामकरण जो किया था वो किया था किसने? वर्जिलियस ने। नामकरण किसने किया था? वर्जिलियस ने किया था। इसका अवयव कौन कौन सा है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके मुख्य रूप से अवयव है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन 64% जो पाया जाता है वो स्पाइरुलिना में पाया जाता है और सोयाबीन में 46% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से 2 रोग हम लोगों ने देखा। पहला देखा मरासमस, जो कि 1 से 3 वर्ष के उम्र के बच्चों को होता है और इसमें क्या होता है? मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा क्वाशियोरकर रोग। क्वाशियोरकर रोग जो है ये 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हाथ और पैर की हड्डी पतली हो जाती है और साथ ही साथ पेट बाहर की ओर निकल जाता है। उसके बाद किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है हम लोगों ने वो भी देखा। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि सबसे अच्छा सोर्स प्रोटीन का किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है अंडा को, क्योंकि उसका बायोलॉजिकल वैल्यू कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, अब प्रोटीन का सोर्स मतलब किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अंडा में एल्ब्यूमिन, मक्का में जीन, गेहूं में ग्लूटिन, दूध में केसिन, गाय के दूध में कीरेटिन, बाल या नाखून या सींग या खुर में कीरेटिन, दांत या हड्डी में ओसिन, मांसपेशियों में एक्टिन व मायोसिन, गुणसूत्र में हिस्टोन और नाखून के जीवित भाग में इलाइडिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन खत्म। अब आगे हम लोग देखते हैं खनिज लवण के बारे में। ठीक है, 6 अवयव में अभी तक हम लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को हम लोगों ने पूरा देख लिया। अब आती है बारी खनिज लवण की। ठीक है, तो ये खनिज लवण जो है, खनिज लवण हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं, लेकिन इनसे जो है हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि यह क्या करते हैं? यह शरीर की उपापचयी क्रिया का नियंत्रण करते हैं। ये उपापचयी प्रक्रिया का कार्य कौन करता है? तो हमारा प्रोटीन जो होता है ये उपापचयी प्रक्रिया का कार्य करता है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है? तो ये खनिज लवण जो है हमारे शरीर की उपापचयी क्रिया का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, और ये खनिज लवण क्या होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि खनिज लवण कार्बनिक पदार्थ हैं या अकार्बनिक पदार्थ है। तो खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं? ये शरीर की उपापचयी क्रिया का नियंत्रण करते हैं। हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक खनिज तत्व हैं वो टोटल 17 खनिज तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है वृहद मात्रिक पोषक तत्व, अर्थात जिसकी मात्रा हमारे शरीर को ज़्यादा चाहिए,
उसके बाद दूसरा है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, अर्थात जिसकी मात्रा हमारे शरीर को कम चाहिए। ठीक है, तो बृहद मात्रिक पोषक तत्व में जो है टोटल 7 खनिज लवण आते हैं। कितने आते हैं? 7। और इनकी मात्रा पर डे कितनी होनी चाहिए? 0.1 ग्राम होनी चाहिए। 0.1 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 400 ग्राम। वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? चलिए बताइए, वसा की जो मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 70 से 75 ग्राम। प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 45 से 75 ग्राम। वहीं खनिज लवण की जो मात्रा है, जो बृहद मात्रिक पोषक तत्व है, उसकी मात्रा होनी चाहिए 0.1 ग्राम पर डे। और जो सूक्ष्म मात्रिक पोषक है उनकी मात्रा होनी चाहिए 0.01 ग्राम पर डे। तो बृहद मात्रिक वाले कितने हैं? टोटल 7 खनिज हैं। और सूक्ष्म मात्रिक वाले कितने हैं? टोटल 10 खनिज है। तो अर्थात हमारे शरीर को जो आवश्यक खनिज है वो कितने हैं? तो 17 खनिज तत्व ऐसे हैं जो हमारे शरीर को आवश्यक है। और ये खनिज लवण क्या होते हैं? तो ये अकार्बनिक पदार्थ हैं तथा यह शरीर की उपापचयी क्रिया का नियंत्रण करते हैं। आगे देखिए, जो 7 जो खनिज तत्व हैं, जो बृहद मात्रिक पोषक तत्व हैं, उनमें आते हैं सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन और मैग्नीशियम। ये टोटल 7 खनिज तत्व हैं। उसके बाद सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों में मैंगनीज, फेरस अर्थात लोहा, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, आयोडीन, सिलेनियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम और फ्लोरीन, ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि खनिज तत्व क्या है, खनिज तत्व का कार्य क्या है। अब जैसे इसमें हम लोग एक एक को देखते हैं। जैसे ये सोडियम है, तो सोडियम क्या करता है? यह पूरे शरीर में विद्युत रासायनिक आवेग या तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए आवश्यक होता है तथा शरीर में जो वाटर को जो बैलेंस करता है, वाटर को जो बैलेंस करता है वो कौन करता है? सोडियम करता है। तो हमारे शरीर में सोडियम क्या करता है? तो हमारे शरीर में जो वाटर को बैलेंस करता है वो करता है सोडियम। ठीक है, इसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस देखिए, ये फास्फोरस का काम क्या है? ये कैल्शियम के साथ मिलकर, किसका? कैल्शियम के साथ मिलकर ये हड्डी का निर्माण करता है। ये फास्फोरस क्या करता है? कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डी या दांत, इन सभी का निर्माण करता है। ठीक, इसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम भी दांत और हड्डी को बनाता है। कैल्शियम भी क्या करता है? दांत या हड्डी को मजबूत बनाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे हड्डी में क्या पाया जाता है? हड्डी में फास्फोरस पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में। और हमारे दांत में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम हमारे दांत में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम जो है हमारे हार्ट के लिए, पोटेशियम हमारे हार्ट के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, पोटेशियम जो है हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इससे हमारा हृदय का जो धड़कन होता है वो अच्छे मात्रा में चलते रहती है। इसके बाद है सल्फ़र। सल्फ़र क्या करता है? यह केराटिन प्रोटीन जो होता है, कोलेजन, अभी बताया था ना कि कोलेजन प्रोटीन और कौन सा? केराटिन प्रोटीन। ठीक है, कोलेजन और केराटिन प्रोटीन जो होता है उसके लिए ये आवश्यक होता है। तो सल्फ़र का क्या काम है कि तो सल्फ़र क्या करता है कि केराटिन प्रोटीन और कोलेजन प्रोटीन क्या बताया था इसके बारे में कि जंतु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो प्रोटीन है वो कोलेजन प्रोटीन है। तो कोलेजन प्रोटीन और केराटिन प्रोटीन में सहायक होता है। इसके बाद है क्लोरीन। ये क्लोरीन जो है, एक मिनट, क्लोरीन जो है ये हमारे शरीर में जो रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है उसको बैलेंस में रखता है। क्लोरीन क्या करता है? हमारे शरीर के जो रक्त होते हैं उसके पीएच वैल्यू को बैलेंस करके रखता है। इसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, ये फास्फोरस और कैल्शियम के साथ मिलके
फास्फोरस और कैल्शियम के साथ में मिलके ये इस शरीर को पूरा संतुलित रखता है। किसके साथ मिलके? तो फास्फोरस और कैल्शियम के साथ में मिलके मैग्नीशियम पूरा शरीर को बैलेंस रखता है। तो सोडियम के बारे में हम लोगों ने जाना कि ये हमारे शरीर में वाटर को मतलब बैलेंस रखता है। फास्फोरस हमारे हड्डी के लिए आवश्यक है। कैल्शियम हमारे दांतों के लिए आवश्यक है। पोटेशियम हमारे हार्ट के लिए आवश्यक है। सल्फर जो है कोलेजन या केराटिन प्रोटीन में के निर्माण में सहायक होता है। क्लोरीन का काम क्या है? ये हमारे शरीर के पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। मैग्नीशियम फास्फोरस और कैल्शियम के साथ मिलके हमारे शरीर को बैलेंस पोजीशन में रखता है। तो ये हो गए हमारे वृहद मात्रिक पोषक तत्व जिनकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, आयोडीन, सिलेनियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम और फ्लोरीन इनकी मात्रा हमारे शरीर में कम होती है, इसलिए ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोगों ने आज प्रोटीन और खनिज लवण को हम लोगों ने देखा। अब जो आगे बचा है वो अब हम लोगों का कौन कौन सा अवयव बचा है? तो एक बचा है हमारा विटामिन और दूसरा हमारा जो बचा है वो बचा है वाटर अर्थात जल। तो ये दो अवयव को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए इसी तरह से। और अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसका नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइए और नोट्स आप लोग तैयार कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन कि हमारे शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? हमारे शरीर में सर्वाधिक जो पाया जाता है तत्व वो ऑक्सीजन होता है। ये सारे के सारे VVI हैं, ठीक है। सारे एग्जाम में लगभग ये पूछे जाते हैं। तो हमारे शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। हमारे शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है? तो यौगिक में जल आता है। शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला अकार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो अकार्बनिक यौगिक भी जल है, क्योंकि जल में कहीं भी कार्बन नहीं होता है। जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। इसमें कहीं भी कार्बन नहीं है, तो ये अकार्बनिक यौगिक है। और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा अर्थात 80% जो रोल होता है इसी का होता है, ये जल का होता है, ठीक है। तो शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला अकार्बनिक यौगिक कौन हो गया? जल हो गया। वहीं अगर कार्बनिक यौगिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? प्रोटीन। मानव शरीर के लिए आवश्यक अखनिज पोषक तत्व किसका बना होता है? तो CHON अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हमारा मानव शरीर बना हुआ होता है। तो शरीर के लिए सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हो गया ऑक्सीजन, यौगिक हो गया जल, अकार्बनिक यौगिक जल, कार्बनिक यौगिक प्रोटीन, और हमारे शरीर के लिए आवश्यक अखनिज अर्थात खनिज नहीं अखनिज पोषक तत्व जो है वो हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हम लोगों ने आज पूरा प्रोटीन और खनिज लवण ये कंप्लीट कर लिया पोषण का, ठीक है। अब अगले चैप्टर में हम लोग विटामिन और जल को कवर करने की कोशिश करेंगे और आप लोग ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो भी देखिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग बने रहिए हमारे साथ और अपने तैयारी को संपूर्ण कीजिए और किसी भी एग्ज़ाम में एक सीट सुनिश्चित करने का आप लोग दावेदारी ज़रूर रखिए। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।